दोस्तों क्या हालचाल। वापस से हमारी बोलो जुबा केमिस्ट्री सीरीज चालू हो चुकी है और इस बार जुबा केमिस्ट्री कहाँ पे है भैया? आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में धांसू तैयारी कराने के लिए भैया कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपके जेईई मेन के एग्जाम जिन लोगों के हो गए हैं बहुत बढ़िया हुए होंगे। पेपर तो ठीक ठाक आया था। कल का पेपर शायद थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट, आई कैन नॉट से इट्स टफ, I can say it was a जनरल जेईई मेन एग्जाम। जो जैसा जेईई मेन का एग्जाम होता है वैसा था एग्जाम। ठीक है, और एनसीईआरटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जो सेक्शन है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। सॉल्ट एनालिसिस बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ें। बाकी फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वाइट डुएबल जैसी चीज़ें हैं वो सब हैं चीज़ें। ठीक है, बायोमोलिक्यूल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बायोमोलिक्यूल टफ है, उस पर एग्जामिनर आपको गिरा सकता है। और बाकी सब चीज़ें बच्चों नॉर्मल ही हैं। ठीक है, ये चीज़ें। एंड इट वॉज अ नॉर्मल जेईई मेन एग्जाम जैसा चल रहा है। पहले वाले तो काफ़ी ईजी थे, इट वॉज अ नॉर्मल। और आगे वाले भी बेटा होते हैं। जेईई मेन तो वैसा ही होता है जैसा रहता है चीज़। जेईई मेन नीट में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट हाँ आपको कंप्लीट स्टडी करनी पड़ती है ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत हो गया जेईई मेन नीट। अब बारी है सर बोर्ड एग्जाम की। अब बोर्ड एग्जाम पे ध्यान रखिए प्लीज 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 बेटा जी, प्लीज किस चीज पे ध्यान रखिए? लिखने की प्रैक्टिस करिए। जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। लिखने का प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। जो प्रेजेंटेशन आप अपने आप को 20 दिन ये अपने आप को जिस माहौल में डालोगे, जो आदत डालोगे, वही बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में तुम सोचोगे बहुत अच्छा हम सुंदर सुंदर एकदम मोती जैसा लिख देंगे ना। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस कैसे करोगे? हमारे साथ करिए। ठीक है, और जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए बेटा। एकदम टू द पॉइंट आंसर रखिए। एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत बनाइए। रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और टू द पॉइंट क्वेश्चंस और थोड़ा सा स्पेसिंग दे करके अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए सर। और जो कंसेप्ट है वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। चलिए सर, बहुत होगी चीज़ें। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को जल्दी से कवर अप करेंगे और फिर इसकी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहां पे सवाल आता है बच्चों का जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिविजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहां पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें? इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं? तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। दोस्तों इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए, इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहां पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है। और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहां पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिविजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज को कह सकता हूं कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया। 100% मैं ये कह सकता हूं कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है। तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वटेरियल सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूं, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम अगर इसकी बातचीत करें
तो भैया देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या सीन है हमारे पास। सबसे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब हम जानते हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल क्या होगा सर? सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 की ब्रांचिंग होगी। ये क्या है सर? आइसोब्यूटेनॉल है, आइसोब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको बेटा जी क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे OH है ना, तो इसे बेटा सेकेंडरी ब्यूटेनॉल कहेंगे। और फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल तो आप जानते ही हैं, टर्शरी ब्यूटेनॉल। ये सब IUPAC नेम सर नहीं होते हैं, ठीक है ये चीजें। इनके अलावा बेटा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी ध्यान रखिए, जैसे कि सवालों में ना आपको कन्वर्जन के लिए दे सकते हैं कि इथीन से ग्लाइकॉल बनाइए वगैरह, तो स्ट्रक्चर याद रखिए। जैसे कि ग्लाइकॉल क्या होता है? 2 कार्बन अगल बगल है, उनमें OH लगा हुआ है। 2 अगल बगल कार्बन है, उनमें बेटा जी OH लगा हुआ है, ये हमारा ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, ये चीज, दिस इज आवर ग्लाइकॉल, ये हमारा ग्लाइकॉल है। वीडियो मैंने देखा था, सब कुछ बढ़िया से आता है। मैंने अपने टैबलेट पे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिससे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि आपका बहुत समय नहीं मिल सकता, ये लास्ट मोमेंट है ना चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ना बढ़वाएं। हम अपने वॉच टाइम के चक्कर में बच्चों के स्क्रीन टाइम ना बढ़ाएं, अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए भी समय दें। ये ग्लाइकॉल है सर, ये ग्लिसरॉल है। और जब बेंजीन में एक CH3 और OH लगता है तो उसे क्रिसॉल कहते हैं, उसे क्रिसॉल कहते हैं। ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसॉल। ठीक है, ये मेटा क्रिसॉल हो जाएगा, फिर ये पैरा क्रिसॉल हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसॉल, ये सब ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसॉल है। इसके बाद बेंजीनिंग में जब OH होते हैं तो सर रिसोर क्विनॉल, सॉरी कैटिकॉल, रिसोर क्विनॉल एंड क्विनॉल कहते हैं। कैटिकॉल, रिसोर क्विनॉल एंड क्विनॉल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसको ध्यान रखिए। चलिए सर, इतनी चीज़ें होगी। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे की चीज़ पे, विच इज़ क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इस पे हम लोग आते हैं। एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। चलिए सर, देखिए दोस्तों, एल्कोहल को बनाने के 3 मेजर तरीके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है सर? एल्कीन पे पानी डालना। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है सर? एल्कीन पे हम लोग पानी डालना। दूसरा तरीका क्या है सर? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, उनका सर हम लोग रिडक्शन कर दें, उससे हमारा सर देखिए एल्कोहल बन जाता है। और तीसरा तरीका है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ये मेजर सर देखिए 3 तरीके होते हैं। ठीक है, ये चीज। अब अगर हम एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन में सर देखिए पानी ऐड करने के 3 तरीके हैं। अगर हम एसिड वाला पानी लेते हैं, मतलब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले एल्कीन के ऊपर, सबसे पहले सर एल्कीन के ऊपर H+ आता है। जैसे ही एल्कीन के ऊपर H+ आता है, हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? प्लस माइनस में। बेटा प्लस माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखिए, कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर 3-2-1 होता है, और कार्बेनाइन में होता है सर 1-2-3। याद करने का तरीका, एनाइन A इंग्लिश का पहला अल्फाबेट 1-2-3, कैटाइन C इंग्लिश का तीसरा अल्फाबेट 3-2-1। तो पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री पे, ऐसे हो गया। और अब आपने पहले H+ अटैक करा दिया, ऐसा करने पर आपका ये कार्बोकेटाइन बनता है। और हम और आप सब जानते हैं कार्बोकेटाइन सर वेरी अनस्टेबल। तो कभी भी कार्बोकेटाइन अगर आपको लगता है पड़ोस में ज़्यादा स्टेबल है तो वो माइग्रेट कर जाता है। जैसे ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है, बट अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो 3 डिग्री होगा, तो ये माइग्रेट कर जाएगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा ये माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही दल बदलू है। आजकल लोग दल बदलू का नाम किसी और नेता के लिए यूज कर रहे हैं यार, बड़ा दल बदलू जी, पता नहीं किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और ये बन जाएगा। और बेटा जी उसके बाद ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे हम, और पानी का नेगेटिव हिस्सा OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो अगर हम एसिड वाला पानी ऐड करते हैं तो वहां से सर क्या होगा? हमारा एसिड वाला पानी यूज करते हैं तो वहां से क्या होगा हमारा सर? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इस प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो हमें मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा। इस तरीके में हमेशा प्लीज फॉलो मैकेनिज्म, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसकी मैकेनिज्म लिखने को भी आता है, इसको मैकेनिज्म के साथ पूरा एक्सप्लेन करिए। ठीक है सर, अगर आप चाहते हो कि ये रीअरेंजमेंट ना हो, सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो, सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो,
तो आप ये प्रोसेस यूज करिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आप यूज करिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज करिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मरकरी एसिटेट HgOAc ट्वाइस, फिर पानी, और सेकेंड स्टेप में सर NaBH4 ऐड करते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, जो भी है जैसा भी है मार्कोनिकॉफ एडिशन से बनेगा, जो भी है जैसा भी मार्कोनिकॉफ एडिशन से बनेगा। मोर पे OH, लेस पे H, मोर वाले पे नेगेटिव चार्ज, लेस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ये। और अगला होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, जिसमें कि हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। कन्वर्जन में कल हमने यूज कराया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन पहले स्टेप में, एंड देन H2O2 NaOH ये हम लोग ऐड करते हैं। और ऐसा करने पे क्या होगा, जो भी है जैसा भी है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जो भी है जैसा भी है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, इस चीज़ पे ध्यान रखिए। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो एल्कीन पे पानी डालने के 3 तरीके, पहले डाइल्यूट H2SO4 जिसमें कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है बट देयर इज द चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। द सेकेंड वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें मर्करी एसिटेट पानी फिर NaBH4 डालते हैं, इसमें सीधे सीधे विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6 एंड देन H2O2 NaOH, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ठीक है सर। ये अगला तरीका क्या है सर, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, ठीक है। देखो दोस्तों सीन क्या होता है सर देखिए सीन क्या होता है, अगर हम एल्केन लेते हैं सर, अगर हम एल्केन लेते हैं तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनेगी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले ऑक्सीडेशन करके हम OH लगा सकते हैं, फिर इसमें बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको हम एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फिर इसमें हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब देखिए 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये सब तरीके होते हैं। अब इसका उल्टा तरीका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके भाई बहन उनको हम रिड्यूस कर दें तो इनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। इनको रिड्यूस कर दें तो इनसे एल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं, आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकते हैं, आप कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करोगे 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये चीज कार्बन की संख्या सेम रहेगी, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बस। कैसे कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, LiAlH4 से और NaBH4 से, ये दोनों से ही ये रिडक्शन संभव होता है, LiLH4 से NaBH4 से। NaBH4 ओनली क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड इनको रिड्यूस करता है, करता तो औरों को भी है लेकिन हम बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इनको रिड्यूस करता है। LiLH4 बहुत लोगों को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इनके द्वारा रिडक्शन कर सकते हैं हम। तो हमारे पास एल्डिहाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और SBH कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कीटोन है यूज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा। एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा होता है, और सही बात भी है, सोडियम बोरोहाइड्रेट उससे भी महंगा होता है। तो उसके द्वारा ये रिएक्शन कराने से बेटर है कि हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लें और फिर एस्टर को हम हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस कर लें, ठीक है। ये चीज ये एनसीईआरटी में लिखा है, सीधे सीधे इसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये चीज LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले LiLH4 डालेंगे फिर एसिड वाला पानी। SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, पहले NaBH4 डालेंगे फिर सोडियम फिर एसिड वाला पानी। ये हमारी रिएक्शन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो बेटा किस किस को रिडक्शन कर सकते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करेंगे सर 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को हम रिड्यूस करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आप कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है, एसिड क्लोराइड, इनको आप ले सकते हैं। इनका रिडक्शन करेंगे तो हमको
उतना ही कार्बन का एल्कोहल मिलेगा 1 डिग्री वाला। ठीक है सर, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। एस्टर के रिडक्शन में याद रखना, मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाता है और 2 एल्कोहल मिलते हैं, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। क्या बात है। अगली रिएक्शन है क्या सर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है सर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये चीज देखिए, अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन है, तो बेटा उसमें आप ध्यान रखिए जो पाई बॉन्ड होता है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं O-C+ में। और अब अगर हम इसके ऊपर बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन ध्यान रखना हमेशा ब्रेक होता है कैसे, R- और Mgx+ में। ग्रिग्नार्ड रीजन किस में ब्रेक होता है, R- Mgx+ में। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन का R- कार्बन से जुड़ जाता है, ग्रिग्नार्ड रीजन का R- कार्बन से जुड़ जाता है, और O- पे हम क्या डाल सकते हैं, एसिड वाला पानी। इस पे क्या डाल देंगे, एसिड वाला पानी। तो ऐसा करके देखिए हमको OH मिल जाता है, ऐसा करके हमको OH मिल जाता है। लेकिन इस रिएक्शन की एक बहुत खास बात याद रखना कि हम इस रिएक्शन में सर देखिए कार्बन की संख्या में इंक्रीज ला रहे हैं। इस रिएक्शन में देखिए सर हम कार्बन की संख्या में इंक्रीज आ रहे हैं, जितने कार्बन पहले थे R और C, उसके साथ एक एडिशनल कार्बन की चेन ऐड हो गई। तो कभी भी अगर आपको किसी रिएक्शन में एकदम लगा अचानक से आपको कार्बन बढ़ाने हैं, जैसे 2 के 5 करने हैं, तो ये रिएक्शन को आप याद रखिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो सर फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालने से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर कोई और एल्डिहाइड है तो उससे 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालेंगे तो सर वहां पे क्या बनेगा सर, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ये बात याद रखिए। तो कन्वर्जन के सवालों में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, 2 डिग्री एल्कोहल है कोई और एल्डिहाइड, और 3 डिग्री एल्कोहल बनाया तो कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालिए। ठीक है, ये चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लेते हैं अगर हम, क्या क्या, एस्टर और एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, तो इनमें सर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन के 1 नहीं 2 मोल ऐड होते हैं, क्योंकि पहला ग्रिग्नार्ड रीजन इसको हटाने में काम आता है। ये जो एक्स्ट्रा चीज लगी हुई ना इसको हटाने में काम आता है कि भाई जो CO से जो चीज लगी इसको भगाओ। तो पहला ग्रिग्नार्ड रीजन इसको हटाएगा, पहला ग्रिग्नार्ड रीजन इसको हटाएगा, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन फिर कार्बन पर अटैक करके उसी तरीके से रिएक्शन करेगा। तो वहां पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साथ लग जाते हैं और हमको हमेशा नॉर्मली 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये चीज। तो कौन कौन से ग्रुप है, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, इन पे ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं, इनके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं, और हमको क्या मिलता है सर, 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल कैसे बनाएं सर, देखिए फिनॉल अगर हमको बनाना है, ऐसी रिएक्शन के द्वारा डायरेक्टली हम फिनॉल नहीं बना सकते हैं, ऐसी रिएक्शन के द्वारा डायरेक्टली फिनॉल नहीं बनेगा। लैबोरेटरी मेथड के लिए हमारे पास एक तरीका है क्या कि हम डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, हम सर डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डाल दें तो डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, और डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम पानी डाल दें तो सर हमको फिनॉल मिल जाता है। तो ये लैब मेथड है, ये सर लैबोरेटरी मेथड सही है। ठीक है, अगर हमको इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है, थोड़े से लार्ज स्केल पे बनाना है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ये लैबोरेटरी मेथड के लिए सही है। डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाल दीजिए तो फिनॉल बन जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या है, हम क्लोरोबेंजीन पे SNAR रिएक्शन कराएं। SNAR रिएक्शन बताई थी हमने कि एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती अच्छे से, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है, 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर देते हैं,
तो हमको फिनॉल मिलता है, ठीक है ये चीज़। और या फिर हम क्या करें, जो सबसे पहला तरीका था जो जर्मनी में बना था, ठीक है, फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में 473 केल्विन पे SnAr रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे SnAr रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनिक एसिड को हटा के OH लगा देते हैं। तो ये हमारा तरीका भी काम करेगा, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन में सर बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज होता है, ठीक है ये चीज़। लेकिन आज के दौर में जो सबसे बेहतरीन तरीका है और जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है सर करंट, आज के दौर में सर फिनॉल को बनाने का सर करंट इंडस्ट्रियल मेथड। और ये करंट इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा मेथड है सर, ये है क्यूमीन्स मेथड। ये है क्या सर, क्यूमीन्स मेथड है। इस क्यूमीन्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं सर, हम पहले बेंजीन लेते हैं, ठीक है, और बेंजीन पे हम फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं। बेंजीन में क्या कराते हैं सर, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और AlCl3 डालते हैं, तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल जाती है। इसी का कॉमन नेम क्यूमीन है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम में याद रखना, क्यूमीन बन जाती है। कैसे बनती है, बेंजीन में फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा के आइसोप्रोपिल क्लोराइड AlCl3 डाल करके ये बन गए। फिर इसमें हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर में ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर, बाय यूजिंग पेरोक्साइड। कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के तहत ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होता है। और फिर इस एरियल ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या डालते हैं, एसिड वाला पानी, रीअरेंजमेंट होता है, वी गेट फिनॉल एंड वी गेट एसीटोन, हमें फिनॉल और एसीटोन मिलता है, हमें सर फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, वी गेट फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। इस रिएक्शन का मेन एडवांटेज क्या है, इसको तो हमें सब सेपरेटली लिखना होगा। क्यूमीन मेथड is the industrial method, is the industrial method to prepare, cumene method is the industrial method to prepare phenol, because of following reason. Inexpensive reagent, बेटा क्यूमीन मेथड में जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं, बेंजीन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, हवा, पानी, एसिड, ये सब जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव एंड द बाय प्रोडक्ट, और जो इस रिएक्शन का बेटा जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के साथ जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है सर, जो बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एसीटोन is used in reaction which is acetone, is an important chemical reagent and can be easily sold। बचपन में हम लोगों ने कहावत सुनी है सर, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हम आम भी खाएं और उसके बाद जो गुठलियां उनको भी बेच दें। तो ये जो हमारा क्यूमीन्स मेथड, ये इसी कहावत पे एकदम खड़ा उतरता है भाई। इस मेथड में जो स्टार्टिंग मटेरियल बहुत ही रीजनेबल है, बेंजीन यूज़ कर रहे हैं, अल्किल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, और जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन फिनॉल, उसको तो हम बेच ही रहे हैं, साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट है, जो राख बन रही है, बाय प्रोडक्ट मतलब जो वेस्ट चीज़ बन रही है, उसको भी हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और इस आंसर को सर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ये चीज़। तो बेटा क्यूमीन्स मेथड है, बेंजीन लेंगे, बेंजीन में आइसोप्रोपिल क्लोराइड और AlCl3 डाल के फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्यूमीन बनाएंगे, क्यूमीन में एरियल ऑक्सीडेशन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एंड देन एसिड वाला पानी डाल करके रीअरेंजमेंट होगा एंड वील गेट फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है ये सब चीज़ें। इन सब की डिटेल मैकेनिज्म हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बैचेस में यूट्यूब पे जो जेई के क्रैश कोर्स है उसमें सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ये चीज़ें। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब आते हैं सर केमिकल रिएक्शन में। अब सर आते हैं कहाँ पे, केमिकल रिएक्शन में, फिनॉल में, एल्कोहल में होने वाली केमिकल रिएक्शन।
सर देखिए, केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखिए एल्कोहल में पहला चीज याद रखिए क्या सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। एल्कोहल में पहली चीज याद रखिए क्या सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। सर एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है, पहली चीज याद रखना। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे बेटा H प्लस निकलना ईजी होता है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन है वो काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, ये चीज़ पहली चीज़, ठीक है। एल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ से H प्लस निकालने के लिए हमको तगड़ा बेस चाहिए। एल्कोहल जो है एलिफेटिक एल्कोहल है, NaOH से रिएक्ट नहीं करते हैं, NaOR से भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन सब मेटल से रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं, और उनको अपना H प्लस दे देते हैं, और वो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बना के उड़ जाता है, एंड दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है, ये चीज़। एरोमेटिक एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एलिफेटिक एल्कोहल से। एलिफेटिक एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होंगे 2 डिग्री से और 3 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मोर होता है, इसका ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोफिनॉल में याद रखिए ऑर्डर, सर नाइट्रोफिनॉल में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से H प्लस निकलना मुश्किल है, और ये लेस एसिडिक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। वो भी कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ से H निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस H को ये NO2 पकड़ देता है, तो इसीलिए लेस एसिडिक होता है। तो पैरा वाला मोर एसिडिक है ऑर्थो वाले से, एंड देन ये सब ज़्यादा एसिडिक है मेटा वाले से। क्यों? क्योंकि इनमें -I-M है, इसमें भी बेटा -I-M है, दोनों ही इफेक्ट्स एसिडिक पावर बढ़ाते हैं, और मेटा वाले में ओनली -I लगता है, क्योंकि रेजोनेंस मेटा पैरा ऑर्थो पैरा से ही लगता है, मेटा पोजीशन से रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन की यही एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को देखते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड किसी के भी साथ ट्रीट करेंगे, तो एल्कोहल का H इन सब के इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो भी हिस्सा लगा हुआ है उसको आप हटा दोगे, उसकी जगह पे क्या, OR लगा दोगे, ठीक है। Cl माइनस निकल जाएगा, OR आ जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा, OR आ जाएगा, एंड यू विल गेट एस्टर। रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पानी बनेगा उसको निकालने के लिए, रिएक्शन में जो पानी बनता है उसको निकालने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको अलग से लिख देते हैं। अगर हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है। कई बच्चे लोग कहेंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड को H देना चाहिए, नहीं, आपके हिसाब से रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन अपने हिसाब से होती है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होंगे तो उनमें जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो हिस्सा है आपने उसको हटाना है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो भी उसको हटाएंगे आप। अब OH माइनस जा रहा है तो उसकी जगह कोई नेगेटिव चीज चाहिए, एल्कोहल से नेगेटिव चीज कैसे आएगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमेशा H हटा करके जो बचेगा वो चीज आ जाएगी। सो हियर यू विल गेट RCOOR, ठीक है, ये चीज हियर यू विल गेट RCOOR। ये हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में फेवरेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ी सी फेवरेबल फॉरवर्ड दिशा में हो जाती है, और इसी की भाई बहन वाली रिएक्शन ये सब भी है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। इस रिएक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस याद रखिए कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं बेटा, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, और सैलिसिलिक एसिड को अगर हम एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो यही रिएक्शन होती है हमारा, यही रिएक्शन होती है, एंड विल गेट क्या, एस्पिरिन। हमको एस्पिरिन मिलता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड,
2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एस्पिरिन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे बनती है एस्पिरिन? सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COH है, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COH है। ठीक है, तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COH है, तो सैलिसिलिक एसिड में अगर हम एस्टिक एसिड डाल के एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो हमारा को एस्पिरिन मिलती है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, अगली रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन ओवर एल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ओवर एल्कोहल। एल्कोहल पे होने वाली केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज बेटा देखो, रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम एल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हैं, तो हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन में कौन निकलता है, कैसे निकलता है? रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होती है, तो हमेशा आप इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से ही करोगे। कैसे होती है इसको तो मैकेनिज्म से जानना जरूरी है, इसको सीधे सीधे नहीं बता सकते। ठीक है, पहले अल्कोहल लिया, एसिड का H+ आएगा, OH प्रोटोनेट होगा, नाउ H2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, निकल लेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब चूंकि रिएक्शन में हाई टेम्परेचर है, तो अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है तो उसको चेक करिए, नहीं तो फिर कार्बोकेटाइन के बगल से ऐसी जगह से H+ निकालिए कि उसके बाद बनने वाली एल्कीन स्टेबल हो। मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। सर कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, ये कैसे पता करेंगे, बताता हूं मैं। देखो बेटा, एल्कीन में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एल्कीन में सर स्टेबिलिटी आती है किससे? सबसे पहले सर आती है रेजोनेंस से, और उसके बाद आती है किससे? हाइपर कंजुगेशन से। रेजोनेंस पहचाना तुमको आता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ टाइम पढ़ाया हुआ है। हाइपर कंजुगेशन बता देते हैं। सर देखिए, आपने एल्कीन लेना है, उसको गोला करना है। अब इस गोले से अटैच कार्बन के हाइड्रोजन गिनिए, गोले से अटैच कार्बन के हाइड्रोजन गिनिए, गोले से अटैच कार्बन के हाइड्रोजन गिनिए। तो गोले से कौन कौन से हाइड्रोजन अटैच है? ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है और ये अटैच है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर? यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी स्टेबल एल्कीन। तो बेटा एल्कीन में स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर याद रखिए, ये सबसे स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर बेटा जी ये स्टेबल होती है, फिर दोस्तों ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, और फिर ये स्टेबल है। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इन सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है एल्कीन का। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, बहुत अच्छी बात है। इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए हमको ये एल्कोहल मिलता है, इसमें अगर हम कॉन के H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो सर क्या होगा? सबसे पहले तो बच्चों ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, पड़ोस में जाएगा। ठीक है, रीअरेंज होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कार्बोकेटाइन को कभी भी अपने पड़ोसी में सारा स्टेबिलिटी दिख रही तो वहां पे दल बदल लेगा। ठीक है, तो इसको राइट में जाने में फेवरेबल है, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा, चला गया। और अब ये अपने पड़ोस का वो हाइड्रोजन निकालेगा जिसको निकलने के बाद स्टेबल एल्कीन बनेगी। एल्कीन में जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे उतनी स्टेबल होगी। देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, येलो निकलेगा तो साइड में हो जाएगी। एल्कीन को बीच में आना है, ज़्यादा कार्बन के बीच में आना है, उसे कार्बन से घिरे रहना है, क्योंकि तभी अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे। तो ये वाइट वाला हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, और हमको ये एल्कीन मिलेगी। ये हमारा मेजर होगा और ये वाली एल्कीन हमारी माइनर होगी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है बेटा? जब हम एल्कीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अगली रिएक्शन होती है एल्कोहल में कौन सी सर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगली रिएक्शन क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का क्या सीन है बता देते हैं हम आपको। सर देखिए,
अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो उसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं और वो पहले एल्डिहाइड कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम लेते हैं क्या प्राइमरी एल्कोहल, अगर हम लेते हैं क्या प्राइमरी एल्कोहल और उसको हम ट्रीट करते किससे, पीसीसी, पीडीसी, इनसे ट्रीट करते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, और अगर हम प्राइमरी एल्कोहल को ट्रीट करते किससे, KMnO4 से, K2Cr2O7 से, या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4 से, तो कन्वर्ट हो जाए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसी तरीके से अगर हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, तो उसमें तो कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए आप, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, तो ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन में, क्योंकि कीटोन में फर्दर ऑक्सीडेशन की गुंजाइश नहीं होती है। एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है बट कीटोन नहीं ऑक्सीडाइज होता है। और अगर हमने लिया क्या 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन, में ऑक्सीडेशन संभव ही नहीं है। ठीक है, ये इसका केमिकल टेस्ट है। लेकिन अगर हम इसको हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। यहां पर भी हॉट कॉपर चलेगा। ठीक है, ये चीज़, तो एल्डिहाइड बना लेता है प्राइमरी एल्कोहल। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, क्या बात है। फिनॉल में अगर हम बातचीत करें, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की हम बातचीत करें, सर देखिए फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और बीइंग एन एरोमेटिक कंपाउंड हम सब लोग जानते हैं सर, बेंजीन में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन पे अटैक करता है और H हटा करके लग जाता है, कल बताया था आपको। अगर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच है तो ऐसी रिएक्शन तेज हो जाती है। बेंजीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच है, ऐसी रिएक्शन तेज हो जाती है, जैसा कि फिनॉल में। इन केस ऑफ फिनॉल, OH हैज प्लस एम इफेक्ट। OH का क्या होता है बेटा, प्लस एम इफेक्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट होता है। इसीलिए रेजोनेंस के द्वारा ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन देता है। और कहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, ऑर्थोपैरा पे। तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, और इसीलिए बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, और इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत फेवरेबल होता है। फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत तेज होता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो ओवर फिनॉल ऐसी रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, ऐसी रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, बहुत बहुत फास्ट होती है। इतनी फास्ट होती है कि रिएक्शन को कराना नहीं बल्कि उसको रोकने के बारे में ध्यान देना होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो फिनॉल पे सर ऐसी रिएक्शन बड़ी झमाझम होती है, और कभी भी ऐसी रिएक्शन होगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। मेजर कहाँ पे होगा सर, पैरा पे। मेजर कहाँ पे होगा सर, पैरा पे। ठीक है, ये चीज। अब हम फिनॉल को जब ऐसी रिएक्शन कराने जाते हैं, हमारा ध्यान इस चीज पे नहीं कि हमें रिएक्शन करानी, हमारा ध्यान इस पे कि रिएक्शन को रोके कैसे। जैसे कि अगर हम फिनॉल पे सिर्फ नाइट्रिक एसिड डालते, कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला, नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड भी पड़ता है, बट यहाँ सिर्फ नाइट्रिक एसिड लेंगे, रिएक्शन बहुत विगरस हो जाती है और हमको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। हमको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। ये बहुत ही तगड़ा एसिड है, एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमको
ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसमें पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ये माइनर होता है, ठीक है। डाइल्यूट में मोनोनाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड में पिक्रिक एसिड। सेम चीज ब्रोमीन में भी होती है। अगर हम ब्रोमीन डालते हैं पानी के साथ वाटर मीडियम में, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आयंस का बनना आसान होता है, तो हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी मिलता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी मिलता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये टेस्ट भी बन जाता है। और अगर हम ब्रोमीन इन CS2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, लेस पोलर सॉल्वेंट, और या फिर CCl4 लेते हैं और 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो मिलता है, जिसमें कि पैरा वाला मेजर होता है। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है, जिसमें पैरा वाला मेजर है। बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमीन लगा दीजिए, ये हमको मिलता है, ठीक है। ये हमारी ऐसी रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ें फिनॉल पे कुछ और रिएक्शंस होती है, जैसे कि हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन, हमारी कोल्बे रिएक्शन। अगर हम फिनॉल पे क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH डालते हैं तो हमको ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है। ये रीमर-टीमन रिएक्शन है, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है, ये मेजर होगा यहाँ पर। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, इससे हम बहुत सारी कमर्शियल चीज़ें बना सकते हैं। हम इससे एस्पिरिन बना सकते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना सकते हैं, सेलॉल बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर NaOH प्लस CO2 डालते हैं तो कोल्बे रिएक्शन होती है, और कोल्बे रिएक्शन के बाद हमको सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे JEE मेन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर की थ्योरी वाले पार्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अभी इस रिएक्शन को याद रखिए, क्या क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH में सैलिसिलडिहाइड और CO2 प्लस NaOH में सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अगर हम CCl4 प्लस NaOH लेते हैं, अगर हम यहाँ पे CCl4 प्लस NaOH लेते हैं तो भी हमको सैलिसिलिक एसिड ही मिलता है, ठीक है। ये चीज़ है। आप चाहते हो कि फिनॉल का OH से छुटकारा मिल जाए कन्वर्जन में, तो जिंक डाल दो। जिंक डालने में फिनॉल का OH भाग जाता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिनॉल रिड्यूस हो जाता है और हमको बेंजीन मिलती है। और अगर हम फिनॉल में Na2Cr2O7 डालते हैं तो हमको क्विनोन मिलता है, क्विनोन का फॉर्मेशन मिलता है। फिनॉल गेट ऑक्सीडाइज टू क्विनोन, ठीक है। ये चीज़ें, चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इंडस्ट्रियल लेवल पे मेथनॉल, एथेनॉल काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह में देखिए एथेनॉल यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह में देखिए एथेनॉल यूज़ होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक है, लैब में यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एथेनॉल मेथेनॉल कैसे बनाते हैं उसका मेथड आप क्या रखना, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड H2 को हाई प्रेशर पे लेना है और उसमें हमने जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 डालना है, तो मेथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमने सर सुक्रोज लेना है, सुक्रोज को फर्मेंट करके हम पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लें, और इन ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम फिर उसके बाद बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें जो एंजाइम यूज होते हैं याद रखना, यहाँ पर ये इन्वर्टेज एंजाइम है, क्योंकि सुक्रोज इससे जब जाता है तो डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है, इन्वर्टेज एंजाइम है। और यहाँ पर जाइमेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन होता है इनटू एथेनॉल, ठीक है। ये चीज़ रिएक्शन में याद रखना, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है, तो C6H12O6 से 3 एथेनॉल नहीं बल्कि 2 ही एथेनॉल बनेंगे, क्योंकि एक एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन है, तो 2 एथेनॉल में 12 हाइड्रोजन है, और बचे हुए कार्बन ऑक्सीजन CO2 बन के निकल जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ईथर बनाने के बारे में बातचीत करते हैं। ईथर, देखिए ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे लेस रिएक्टिव बंदे हैं। बेटा ईथर क्या है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे लेस रिएक्टिव बंदे होते हैं, सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। ईथर को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? विलियमसन मेथड। विलियमसन सबसे अच्छा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम एथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो भी ईथर बन जाता है। कैसे बनता है? 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल आते हैं और उनसे पानी निकल जाता है
और हमको ईथर मिल जाता है। बट ये रिएक्शन सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर के लिए ही चलेगा, इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नॉन सिमेट्रिकल ईथर बनाए तो विलियमसन यूज करिए। विलियमसन सबसे बेहतरीन तरीका है। हमने क्या लेना है, पहले एल्कोहल लेना है, उसमें सोडियम डाल के सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे। अब ये जो हमारा है ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया है, आरओ माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने यूज करना है कहाँ पे, एल्किल हैलाइड पे। अटैक करेगा, हैलोजन को निकाल देगा, टिपिकल SN2 रिएक्शन, और हमको RO R' मिल जाएगा। इस रिएक्शन से हम हर तरीके की ईथर बना सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये SN2 रिएक्शन है तो एल्केलाइड छोटा होना चाहिए, मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड चलेगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं लेना चाहिए, 3 डिग्री में तो कतई नहीं चाहिए, उसमें SN2 होगी नहीं, और एरोमेटिक हैलाइड भी नहीं चलेगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए छोटा एल्किल हैलाइड होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। लेकिन इससे हम सब तरीके के ईथर बना सकते हैं। विलियमसन कैसे लेंगे, पहले सोडियम अल्कोक्साइड कैसे बनाएंगे, अल्कोहल में सोडियम डाल के, फिर उसमें एल्केलाइड डाल देंगे तो ईथर बन जाएगा बाय SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ है। ईथर का प्रिपरेशन विलियमसन के द्वारा हो गया। इसके बाद केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, ईथर पे होने वाली केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन ईथर, केमिकल रिएक्शन इन ईथर। ईथर में सर हम कैसे केमिकल रिएक्शन करें, तो देखिए सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम ईथर में क्या डालते हैं सर, HI डालते हैं। जब हम ईथर में HI डालते हैं तो होता क्या है, रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होता है और हमको एक एल्कोहल मिलता है और एक एल्किल आयोडाइड मिलता है। अब ये सवाल एग्जामिनर का सबसे बेस्ट सवाल है, चाहे एग्जाम JEE मेन का हो, नीट का हो, या फिर बोर्ड एग्जाम का हो। एग्जामिनर को ये सवाल बहुत पसंद है, और ये वाला जो पार्ट है सर आपको NCERT से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आपको NCERT से एक बार लुकआउट करना पड़ेगा। क्या है सर यहाँ पर सीन, सर देखिए सीन ये होता है कि जब भी हम लोग ईथर में HI डालते हैं तो सवाल आता है कि कौन से वाले R के साथ I अटैच होगा, ये सवाल है। अब इसमें बच्चों रूल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं बताता हूं मैं। देखिए, इफ बोथ R एंड R' R, समझिए बच्चों, ठीक है, इफ बोथ R एंड R' आर मिथाइल 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन अगर दोनों के दोनों मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री हैं, देन I will attach with a smaller alkyl group, तो I हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है, दोनों if any R और R' is 3 डिग्री बेंजाइल, मतलब बेंजीन के बगल वाला कार्बन जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और एलाइल ग्रुप, देन I will go with that part। अगर ईथर में कोई भी एक हिस्सा 3 डिग्री या बेंजाइल या एलाइल आ गया तो आपने I को उसके साथ लगाना है, क्योंकि तब रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा। सर दोनों ही हिस्से मान लो 3 डिग्री है तो जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर आप I लगाइए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको सर वीडियोस बता दिए है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको सर बताई गई है। ठीक है, ये चीज। इफ एरोमेटिक रिंग इज देयर, अगर बच्चों एरोमेटिक रिंग इज देयर, then ether, then I will attach with other group।
विद अदर ग्रुप, तो आई हमारा अदर ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए, क्योंकि बेंजीन अगर आ गई ना तो बेंजीन और ऑक्सीजन में से देखिए रेजोनेंस आ जाता है और उसके कारण से ये बॉन्ड फौलादी हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो अब आई इसके साथ ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एग्जाम्पल सर बताते हैं, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखिए सर, अगर ये है, अगर ये है, अगर ये है, अगर ये है और अगर ये है, तो इनमें दोस्तों देखिए एच आई डालने पर क्या होगा। इनमें देखिए सर एच आई डालने पर क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले वाले केस में क्या है, वी हैव छोटे अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर दोनों ग्रुप कैसे हैं सर, छोटे हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल ग्रुप हैं, तो आई हमेशा किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ जाएगा, तो वील गेट CH3I और बचा हुआ हिस्सा OH, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से। आई कहाँ जाएगा, CH3 के साथ, छोटे वाले के साथ जाएगा। कोई भी एक हिस्सा अगर बड़ा वाला है तो आई बड़े वाले के साथ जाएगा। बड़ा वाला मतलब क्या, हमारे पास 3 डिग्री ग्रुप है, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप है, ये सब चीज़ें, तो आई हमारा बड़े वाले के साथ जाएगा, तो वील हैव CH3OH एंड ये। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक तरफ 2 डिग्री है, एक तरफ 1 डिग्री है। यहां पर अगर दोनों के दोनों मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री हैं, तो आई किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर एक जगह पे हमको 3 डिग्री दिख रहा है, अगर 3 डिग्री दिख रहा है तो आई हमेशा उसी के साथ जाएगा, और अगर एरोमेटिक रिंग है तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, आई हमेशा दूसरे वाले के साथ जाएगा। ये चीज आप याद रखिए, रूल्स को याद रखना पड़ेगा, समझो बेटा। अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, कार्बोकेटाइन कौन होता है, 3 डिग्री वाला स्टेबल है, 3 डिग्री वाला ही चाहिए हमको, स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, फर्जी वाले नहीं चाहिए। अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दे सकते हैं, 3 डिग्री एलाइल बेंजाइल, ठीक है, कल बताया हुआ एलाइल बेंजाइल क्या होता है, तो ऐसे केस में अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप ऐसे जो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दे सकते, तो SN2 रिएक्शन होगी और छोटे वाले के साथ आई जाएगा। अगर कोई भी एक ऐसा है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सकता है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा और उसी के साथ आई जाएगा, प्लस आई माइनस ले जाएगा ना। और अगर बेंजीन रिंग है तो दूसरे वाले के साथ ही आई जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग का बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ मजबूत है, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और ये चीज़ होगी। ठीक है सर, ये चीज़ें इस तरीके से हमारा सर ये कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छी बात। बेंजीन रिंग में OCH3 लगा, इसे कहते हैं एनीसॉल, इसे क्या कहते हैं, एनीसॉल, और इसमें ऐसी रिएक्शन फेवरेबल होती है, इसका बेटा प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है OCH3 का, तो ये भी हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OCH3 भी एक्टिवेटिंग है, इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग, लेकिन OH जितना नहीं होता है, इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेजर क्या होगा, पैरा वाला ही होगा। लेकिन यहाँ पर कोई टंटा नहीं है कि सर रिएक्शन तेज होगी स्लो होगी, नहीं, रिएक्शन बहुत मॉडरेटली चलती है। और ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब कुछ होगा। और हमेशा क्या होगा सर, पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, सारी रिएक्शंस होती है नॉर्मल तरीके से, विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, ये चीज़। ईथर में विलियमसन पे ध्यान रखना है और HI वाली रिएक्शन पे ध्यान रखना है, ये चीज़। फिनॉल में ऐसी रिएक्शन याद रखनी है, रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, इन पे ध्यान रखिए आप। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ होने वाली रिएक्शन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होने वाली रिएक्शन, एलिफेटिक एल्कोहल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ वाटर, इन पे ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें अगर हम तैयार कर लेते हैं तो सर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और हम आराम से अब अपने इस चैप्टर के अगले पार्ट पे आ सकते हैं, विच इज़ क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम लोग बच्चों आराम से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अब मिलते हैं कहाँ पर, अगले वीडियो में, वेयर वी विल लर्न क्या, प्रैक्टिस
हम जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन हैं, उनको अब हम लोग सर देखते हैं बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे उन सवालों को लिखना है उसके बारे में चलिए सर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इन वीडियोस को प्लीज़ अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ सर्कुलेट करिए। लास्ट मोमेंट पे आपको उनका भी भला करना है, मेरा भी भला करना है। देखिए, अब ये ऐसा नहीं कि आपको उनके साथ कंपीट करना है, नहीं, अब तो देखिए अब आप 12th में आ गए ना, अब स्कूल छोड़ रहे हैं अब हम लोग, तो ऐसा ये सब कुछ नहीं पालना है। अब तो ऑल इंडिया लेवल पे ये सब तो मेरिट बनती है ना, आपकी भी 95 है, उसकी भी 95 है, अच्छी बात है, उसकी कम आ जाएंगे तो कुछ तोड़ थोड़ी ना होगा। बी ऑनेस्ट, साथ में इस समय तो देखिए कुछ भी अकल लगाने का नहीं है, साथ में कन्वर्जन करिए, साथ में अच्छे अच्छे सवाल करिए, डिस्कशन करिए। सर ने यार ये वाला कन्वर्जन दिया, क्या इससे अच्छा तरीका हो सकता था, क्या क्या ये वाला तरीका मुझे ध्यान में आना, क्या ये सही है गलत है, मैं तो नहीं आपको बता पाऊंगा ना, मैं तो अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ, आपको थोड़ी ना कर पाऊंगा। तो अपने बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती रखिए, अच्छा ग्रुप रखिए, बी ऑनेस्ट, ऊपर वाला आपका साथ देगा, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और यकीन मानिए बहुत डुएबल है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। 100 आउट ऑफ 100 का सर टारगेट लेते हैं, ऊपर वाला बढ़िया करेगा। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड एंड थैंक्स आवर एस वाले हमारे जो पब्लिशर्स हैं, दे गिफ्टेड अस अ वेरी गुड बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी उन्होंने बुक दी थी, और मुझे लगता है कि आने वाले सेकेंड जेई मेन अटेम्प्ट के लिए दीज बुक्स आर क्वाइट एफिशिएंट। इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे बेटा सवालों का कलेक्शन है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के कारण आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छे से आप समय नहीं दे पाए, तो बेटा सेकेंड अटेम्प्ट में आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम आप इन बुक्स के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। हाईली एकदम अप्रूव्ड क्वेश्चंस है, एरर फ्री क्वेश्चंस के आंसर है, सब एनटीए की वेबसाइट से हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया आपकी प्रैक्टिस के लिए दीज बुक्स आर मतलब रिकमेंडेबल बुक्स है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकमेंड करना है, एंड इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक रिकमेंड करने लायक भी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसे हैं दोस्तों, बढ़िया एकदम। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हमारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सर एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है। जेई मेन का पेपर अपन ने सर दे दिया है या फिर देने वाले होंगे, लेकिन अब हमको सर पूरा फोकस सर बोर्ड एग्जाम पे लगाना है। ठीक है, लास्ट के 20 दिनों पे सर पूरी तरह से सर अपने आप को फोकस कर दीजिए, एनसीईआरटी पे या जो भी आपकी स्कूल किताब है उस पर, सैम्पल पेपर पे फोकस करिए, और सवाल लगाइए, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए, और रिएक्शंस को रिवाइज करिए। ठीक है सर, जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको कवर अप कर लीजिए। ये जो आप स्ट्रॉन्ग करेंगे सर, आपके सेकंड जेईई मेन अटेम्प्ट और नीट एग्जाम में भी सर आपको काम देगा। तो पूरी तरह से सर एनसीईआरटी या फिर जो भी आपकी स्कूल किताब है उस पर सर फोकस करिए। चलिए सर, आज का सेशन है सर एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के सवालों की प्रैक्टिस करने का। सवाल 3 तरीके के होते हैं, आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ लेता है, रिएक्शन के प्रोडक्ट पूछ लेता है, और या फिर आपसे कन्वर्जन पूछता है। इनसे बहुत अच्छा हमारा प्रिपरेशन हो जाता है। चलिए सर, बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत। दोस्तों, जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहां पे सवाल आता है बच्चों का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिवीजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें, इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं। तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं है। दोस्तों, इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए, इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहाँ पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है, और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिविजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक
आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी, और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है, तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वटेगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिविजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए। करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है कि हमको ये सब IUPAC नेम दिए गए हैं, इनके हमने देखिए सर स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर बनाने में सर देखिए हमको काम क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप रूट वर्ड पकड़ा करो, सबसे पहले सर आप रूट वर्ड पकड़ा करो, रूट वर्ड पकड़िए, रूट वर्ड बनाइए, पेरेंट चेन बनाइए, नंबरिंग करिए, और उसके बाद जो जो चीज़ जहाँ लगानी उसको लगा दीजिए। जैसे कि बच्चों पहले वाले में क्या है सर, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है, तो 4 कार्बन ले लेते हैं, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 2 पे लगाना है OH और 2 पे लगाना है क्या, मिथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल भी लगा दिया और OH भी लगा दिया, तो ये हमारा बन गया। नंबरिंग को हटा दी जिससे कि एग्जामिनर को देखने में सर कोई बुराई ना हो, ठीक है। सो इट्स 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, बढ़िया है सर। सेकेंड वाले पे आते हैं सर, रूट वर्ड क्या है, प्रोप, 3 कार्बन बनाइए, नंबरिंग लिखिए 1 2 3, 2 पे लगाइए OH एंड 1 पे लगाइए फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, नॉट फिनॉल, बेंजीन रिंग, ठीक है। नंबरिंग को हटा दीजिए, बढ़िया सर। थर्ड वाले पे आते हैं सर, हमको हेक्स बनाना है, हेक्स बनाना है, तो लंबी चेन बना लेते हैं, हेक्स बना लिया, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। अब 1 3 5 पे ट्रायोल, 1 पे OH, 3 पे OH, 5 पे OH, ठीक है सर, ये चीज़ हो गया। एंड 3 और 5 पे डाइमिथाइल, 3 पे मिथाइल लगाना है और 5 पे मिथाइल लगाना है, 3 और 5 पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, ये अपना हो गया। नंबरिंग को सर हम लोग हटा देते हैं जिससे कि एग्जामिनर को कोई भी सर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बढ़िया सर। तो 1 3 5, हाँ, और 3 और 5 पे डाइमिथाइल, परफेक्ट सर, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे हम लोग आते हैं सर। फोर्थ वाले में रूट वर्ड पकड़िए सर, क्या है, फिनॉल है, ठीक है, तो भैया पहले फिनॉल बना लो, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है सर, फिनॉल में 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगाने हैं, डाई इथाइल लगाना है, 2 पे भी इथाइल लगाना है और 3 पे भी इथाइल लगाना है, 2 और 3 पे डाई इथाइल, ठीक है सर। चलिए सर, इथाइल लगा दिया, सो 2 3 डाई इथाइल फिनॉल, परफेक्ट सर, ये भी अपना हो गया, बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग को हम लोग हटा देते हैं, चलिए सर, तो ये अपना यहाँ पे कार्यक्रम हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं हम लोग, रूट वर्ड पकड़ो, प्रोपेन, प्रोपेन पकड़ा, 1 पे इथॉक्सी लगाना है, OET लगाना है, ठीक है, नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है, 1 में तो क्या ही दिक्कत है। सो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है सर, फिफ्थ हो गया। 6 पे आते हैं सर, रूट वर्ड पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। अब 2 पे इथॉक्सी, OET, और 3 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है, 3 पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब तो जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं ना ये चीज़ें। 7 पे हम लोग आते हैं सर, 7 पे आते हैं, रूट वर्ड क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, और इसमें साइक्लोहेक्साइल लगाना है। देखिए कहती कितनी बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ पे पेरेंट चेन एक कार्बन की है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से अटैच है। भले ही साइक्लोहेक्साइल रिंग बड़ी है, उसमें ज़्यादा कार्बन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर है वही हमारा राजा होगा, उसी की सरकार होगी, ठीक है। तो ये हमारा सर 7th हो जाएगा। 8th पे आते हैं सर जल्दी से। 8th में सर क्या है, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। और क्या करना है, 3 पे साइक्लोहेक्साइल, मतलब ये लगा दिया, 3 पे साइक्लोहेक्साइल रिंग हमने लगा दी, बहुत अच्छी बात है। 9th और 10th पे भी आ जाते हैं, साइक्लोपेंट 1 ऑल, 1 2 3, और 3 पे इन लगाना है, ये हो गया 9। और 10 में क्या करना है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 पे ऑल लगा दिया,
3 पे इथाइल लगा दिया, ब्यूटेन 1 ऑल 3 पे इथाइल लगा दिया, एंड 4 पे क्लोरो लगा दिया। अब ये हो गई है एनसीईआरटी वालों से गलती, ये हो गई भैया जी एनसीईआरटी वालों से गलती, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो पेरेंट चेन होगी, इस मॉलिक्यूल में बच्चा जो पेरेंट चेन होगी वो 4 कार्बन की नहीं होगी, बल्कि सर यहाँ पर जो पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 5, सर 4 कार्बन की नहीं बल्कि 5 कार्बन की होगी। तो इसका जो नाम होगा सर, इसका नाम होगा 3 क्लोरोमिथाइल 1 पेंटेनॉल। बट चलिए कोई बात नहीं, इंसान है, सबसे गलती हो जाती है। तो भैया ये एनसीईआरटी से गलती हो गई है थोड़ा सा सवाल बनाने में, बट कोई बात नहीं, हम उनका मकसद समझ सकते हैं। ठीक है, तो 3 पे इथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल एंड 4 पे क्लोरो। ठीक है सर, चलिए बढ़िया। तो ये हमारे पास है, बट इट्स अ रॉन्ग ये रॉन्ग है, एनसीईआरटी के सवाल है सर, ये रॉन्ग है। ठीक है, पेरेंट चेन गलत हो गई है हमसे गलती हो तो हमारा +3 की जगह -1, एनसीईआरटी से गलती हो तो क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान है, सबसे गलती होती, थोड़ी बहुत मार्जिनल मिस्टेक्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। ठीक है, क्लासीफाई दी आइसोमर्स, अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर हमको कोई भी फॉर्मूला आता है तो सबसे पहले हम उसमें DOU निकालते हैं, सबसे पहले हम उसमें DOU निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं सर। ठीक है, कभी भी अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है तो पहले हम उसमें सर DOU निकालते हैं। ठीक है सर, हम उसमें DOU निकालेंगे। DOU का फॉर्मूला 2n+2, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है सर, ये हमारे पास यहाँ पर सीन होता है बाय 2। DOU से क्या पता चलता है, मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड या फिर रिंग हमको बनानी है। इसमें जो DOU है 2 × 5 + 2 12 हो जाएगा, -12, हैलोजन एक भी है नहीं, नाइट्रोजन एक भी है नहीं, अपॉन 2, तो इसका DOU 0 है। मतलब हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है 5 कार्बन का, जिसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड, जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड या फिर रिंग नहीं रखनी है। ये पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम होता है, तो हमें मॉलिक्यूल ऐसा बनाना है जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड और रिंग ना हो। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए सर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए पहली बात तो 5 कार्बन में क्या क्या संभावनाएं हैं सर। देखिए 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये बंदा क्या क्या हो सकता है, ये बंदा एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल और ईथर। ठीक है, तो पहले चलिए सारे एल्कोहल बना लेते हैं। ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन वाले सर ये हो गए। इसके बाद चलिए सर अब ब्रांचिंग पे करते हैं। तो 1 2 3 4, ये हमने एक ब्रांचिंग कर दी, यही संभावना है यहाँ पर। अब देखिए OH कहाँ कहाँ लग सकता है, OH यहाँ लग सकता है, OH यहाँ लग सकता है, OH यहाँ लग सकता है, और OH यहाँ पर भी लग सकता है। तो ये सब यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, कायरलिटी की बात नहीं करनी है, ये सब चीज़ें। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है। ठीक है, हमको कितने कार्बन चाहिए सर, 5 कार्बन चाहिए। तो और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर हमारे पास, कि हमने डबल मिथाइल ले लिया। तीन कार्बन लिए और उसमें हमने ये लगा दिया, तो ये हमारे पास है। अब इसमें हमको OH लगाना है, तो आउट ऑफ दीज 5 कार्बन ऑल द कार्बन्स आर आइडेंटिकल, कहीं पर भी OH लगाइए एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो दीज आर द एल्कोहल्स, दीज आर द एल्कोहल्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट। ड्रॉ ऑल द आइसोमेरिक एल्कोहल्स, हमें एल्कोहल बनाना है, ईथर हमको बनाने नहीं है। तो C5H12O में ये सारे के सारे एल्कोहल हमारे पास संभव हैं। क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है यहाँ पर, इसकी तो मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं लग रही है। कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या, जी नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी तो हमको यहाँ पर नहीं लग रही है, नहीं हो पाई, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे के सारे ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, अब उनको 1 2 3 में क्लासीफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। बच्चों देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूल का डिपेंड्स अपॉन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी बात है सर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन क्या सर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे तगड़ा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, वेन एवर हाइड्रोजन इज अटैच टू फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है ये चीज़। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। सो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड, इन तीनों में बच्चों देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आपने मेंशन करना है सर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ठीक है ये चीज। सो एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए ये तो कंसेप्ट था चीजें। मुझे अगर इस सवाल का आंसर लिखना है, देखिए मैं कैसे लिखूंगा आंसर, अब प्रेजेंटेशन पे भी जरा समझिए। ये तो सर देखिए हमारा कंसेप्ट है, मैं इसका आंसर लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ब्यूटेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली चीज मैं ये लिखूंगा, ठीक है ये चीज। और उसके अलावा मैं यहां पर एग्जामिनर को एक फिगर भी बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये चीज दिखाऊंगा कि एल्कोहल में ये जो H है ये अपने साथ ही एल्कोहल के O के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है सर। तो ये भी हम लोग सर यहां पर शो करेंगे जिससे कि एग्जामिनर को हमारा आंसर पूरा पूरा समझ में आ जाए, हाँ कि बच्चे को सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन पूरी तरह से आती है। H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बढ़िया तरीका होता है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अननेसरी का सर आपको स्पेस नहीं भरना है, ये कंसेप्ट था, आपको इस कंसेप्ट को नहीं लिखना, आपको सिर्फ व्हाइट कलर की लाइन और ये फिगर बनानी है। परफेक्ट सर। यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 NaOH, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है सर। रिएक्शन पूछ रहा बंदा तो सिर्फ रिएक्शन लिखिए। पहले बेंजीन से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, कैसे होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा, ठीक है ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो HSO3 ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, इसमें अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH डाल दें 475 केल्विन, तो पहले ये फिनॉल बनाएगा। अब चूंकि फिनॉल एसिडिक होता है और NaOH की प्रेजेंस में वो सॉल्ट बना लेगा, तो सही चीज तो ये पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड एसिड वाला पानी डालने पर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है। और मैंने अपने बच्चों को बताया था ये फिनॉल बनाने का सबसे पहला इंडस्ट्रियल मेथड भी था, ये फिनॉल बनाने का सर सबसे पहला इंडस्ट्रियल मेथड भी था, ठीक है ये चीज। चलिए सर बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1-प्रोपॉक्सी-प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन बेंजाइल ईथर, ठीक है। कौन कौन है सर, 1-प्रोपॉक्सी-प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सी भी है प्रोपेन भी है, 3 कार्बन फिर 3 कार्बन, ठीक है। इसको HI के साथ ट्रीट करेंगे तो दोनों ही कार्बन आइडेंटिकल हैं, 3 कार्बन का एल्कोहल और 3 कार्बन का आयोडाइड, ठीक है सर। पहले में तो ये हो जाएगा। मिथॉक्सी बेंजीन, कभी भी ईथर में अगर बेंजीन नहीं लगी है तो हमेशा आयोडीन दूसरे वाले के साथ जाता है, तो CH3I
एंड फिनॉल, कार्बन ऑक्सीजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, तो आयोडीन दूसरे वाले के साथ जाता है। एंड बेंजाइल इथाइल ईथर, ठीक है, बेंजाइल इथाइल ईथर, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन के साथ एक कार्बन, और इथाइल ग्रुप, बेंजाइल इथाइल ईथर प्लस HI। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये हिस्सा बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो यहीं पे कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, बेंजाइल या एलाइल ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा और उसी कार्बोकेटाइन के साथ आयोडीन जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस होंगी, सीधे सीधे टू द पॉइंट आंसर। कुछ भी आपको सर इसमें एक्स्ट्रा लिखने की सर आवश्यकता नहीं है, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, आप इससे भी अच्छी राइटिंग बनाइए, दूर दूर आंसर लिखिए, काम खत्म। ठीक है, ये चीज अननेसेसरी की चीजें लिखने का कोई मतलब नहीं, एग्जामिनर का समय खराब होता है। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी कैरिड आउट, किस तरीके से सर ये कन्वर्जन हमारा कैरी आउट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी कैरी आउट, चलिए सर बात करते हैं। सो प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है। बच्चों देखिए, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है तो पानी डालने वाली रिएक्शन याद रखिए। अब ये तो क्लासिक एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो सीधे सीधे यहाँ पर बिना खर्चा किए एसिड वाला पानी, एसिड वाला पानी डालेंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन एंड देन CH2Cl है, उससे हमको बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। दोस्तों एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, एल्किलाइड से एल्कोहल, तो एक्वस KOH से अच्छा क्या ही होगा सर, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक्वस KOH NaOH डालिए, काम खत्म। ठीक है, ये चीज। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, उससे प्रोपेन 1ऑल बनाना है, प्रोपेन 1ऑल। देखिए प्रोपेन 1ऑल 1 डिग्री एल्कोहल है, ये देखिए सर 1 डिग्री एल्कोहल है, प्रोपेन 1ऑल 1 डिग्री एल्कोहल। अब बताओ बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे 1 डिग्री एल्कोहल बनाता था, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या डालते थे, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए 2 कार्बन है, एक और कार्बन की आवश्यकता है, तो फॉर्मल्डिहाइड डाल दे और साथ में एसिड वाला पानी। सेकेंड स्टेप पे क्या डालेंगे, एसिड वाला पानी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो यही दोनों रहेंगे और बाद में क्या डाल देंगे, एसिड वाला पानी, तो उससे हमको प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उससे क्या बनाना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। सर 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो हमें 3 कार्बन चाहिए, और 3 कार्बन चाहिए और ऐसा बंदा चाहिए जिससे 3 डिग्री एल्कोहल बने, तो क्या, कीटोन। हमने एसीटोन लेना है, एसीटोन में 3 कार्बन है, और कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने से हमको 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। रिएक्शन में बाद में एसिड वाला पानी भी डालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमको एसिड वाला पानी भी डालना पड़ेगा, ये चीज। चलिए सर, पहले नहीं डाल देना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन अगर पानी के संपर्क में आया ब्लास्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजन पानी के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्ट कर जाए, दोनों रिएजन रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करने के बाद 2 घंटे के बाद हमने एसिड वाला पानी डालना होता है। ठीक है, जो बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि पहले ये डालिए एंड सेकेंड स्टेप में एसिड वाला पानी, पहले ये डालिए एंड देन सेकेंड स्टेप में एसिड वाला पानी। तो सही रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि पहले ये डालोगे एंड देन सेकेंड स्टेप में एसिड वाला पानी। ठीक है, तो ऐसे करने पे हमको ये हमारा एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। हेलो हेलो हेलो। चलिए सर, तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पे। राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन मेथड। देखिए विलियमसन मेथड ईथर बनाने का सबसे लाजवाब तरीका है, क्योंकि इससे हम सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। विलियमसन में बस एक ही चीज़ का इस्तेमाल रखना है कि अल्कोक्साइड आयन को जिस एल्केलाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं वो एल्केलाइड मिथाइल या फिर 1 डिग्री एल्केलाइड होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केलाइड नहीं होना चाहिए। चलिए सर, तो हमको बनाना है क्या, हमको पहले बनाना है सर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है सर, अब देखिए ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, तो कोई सा भी हिस्सा कहीं से भी ले आइए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है।
आप सोडियम प्रोपॉक्साइड ले लीजिए और प्रोपिल आयोडाइड ले लीजिए। देखिए हैलोजन जितना कमजोर बॉन्ड वाला रहेगा उतनी अच्छे से रिएक्शन होगी, तो आयोडीन्स आर मच बेटर। ठीक है ये चीज। अगला क्या है सर, इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, अब देखो बेंजीन वाला हिस्सा तो कभी भी एल्केलाइड से नहीं संभव है, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो बेंजीन वाला हिस्सा आप लाओगे कहाँ से, आप लाओगे सर फिनॉक्साइड आयन से। तो यू विल टेक PHO माइनस Na+, और जो 2 कार्बन है, जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा आ जाएगा किससे, एल्किल हैलाइड से। कौन सा, आयोडाइड से। ठीक है, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन लेना है, 2-मिथॉक्सी लेना है और 2-मिथाइल भी लेना है। ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन के इधर वाला हिस्सा क्या है, बल्कि है। जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो हमेशा एल्केलाइड से आएगा। तो मिथाइल आयोडाइड और टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन और मिथाइल आयोडाइड। बढ़िया है। अगला क्या है, 1-मिथॉक्सी इथेन। 1-मिथॉक्सी इथेन। सो मिथॉक्सी भी है, इथेन भी है। छोटा ग्रुप हमेशा कहाँ से आएगा, एल्किल हैलाइड से आएगा। तो मिथाइल आयोडाइड एंड देन सोडियम इथॉक्साइड। बड़ा हिस्सा हमेशा अल्कोक्साइड आयन से आएगा, छोटा हिस्सा हमेशा एल्किल हैलाइड से आएगा। बस दैट्स इट। इस चीज को याद रख लीजिए, काम खत्म। सिंपल SN2 रिएक्शन है, कुछ भी बेटा डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आप डालना चाहो तो सर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, DMSO डाल दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात। क्योंकि SN2 रिएक्शन सर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल होते हैं। ठीक है, या फिर ईथर वगैरह भी डाल दो, उससे भी काम हो जाएगा। ये सब चीजें, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। हाँ। इस रिएक्शन की हमने मैकेनिज्म के साथ पूरा का पूरा प्रोसेस हमें बताना है कि ये रिएक्शन मैकेनिस्टिकली कैसी होती है। अब देखो, जब मैकेनिस्टिकली जाते हैं तो हर एक स्टेप को बहुत क्लियरली हमें मेंशन करना है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल, इसमें HBr डाल रहे हैं। HBr डाल रहे हैं तो H2 निकल जाना चाहिए। नॉर्मली क्या होना चाहिए सर, H2 निकल जाना चाहिए और यहाँ पे Br आना चाहिए, लेकिन Br बगल वाले कार्बन पे। क्यों, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, समझते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। सबसे पहले H+ आएगा। H+ कहाँ से आया, HBr से आया। तो सर HBr को पहले प्रोटोनेट कर लो। HBr विल गिव H+ एंड Br-। अब ये जो HBr है ये इस ऑक्सीजन पे बैठेगा, हमेशा एरो इलेक्ट्रॉन की दिशा में होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा। अब ये जो बंदा है ये H2 को लूज आउट करेगा, बिकॉज H2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप। H2 निकल गया, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन अपने लेफ्ट में जाएगा। क्यों लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसे स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्रोजन को यहाँ पटकेंगे और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट हो गया और अब यहाँ पे क्या, Br- अटैक करेगा। ठीक है ये चीज। तो आपको मैंने एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में बताया था कि HBr, लूकस रीजन वाली रिएक्शन, इन सब में कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर 3-2-1 होती है। और SOCl2, PCl5, इन सब रिएक्शन में SN2 रिएक्शन होती है, वहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर 1-2-3 होती है। तो ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन है। और यहाँ पे मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन में हमेशा रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी होती है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। थोड़ा सा हौच पौच है, प्रेजेंटेशन पे हमको बहुत बहुत ध्यान रखनी है सर, ये चीज़ें। चलिए सर, क्या बात है, एकदम एग्जामिनर को सारी चीज़ें मिल जाए जो वो चाहता है, तो बस काम खत्म, गेम ओवर। फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है ये चीज़ें। चलिए सर, अब हम लोग आते हैं अपने इन 18 कन्वर्जन्स पे। इन 18 कन्वर्जन्स की सीरीज़ को आइए चलिए हम लोग अंजाम देते हैं। कन्वर्जन्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें क्या, कि हमको रिएक्शन और रिएजेंट सब याद रहें। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि बच्चों की भाई एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तभी तैयार होगी जब आप 50 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो रिएजेंट की इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, बट साथ साथ ये सोचे कैसे कि कब कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती, कुछ पर्टिकुलर तरीके होते। जैसे कि हमने पिछले एल्किलाइड के कन्वर्जन में आपको क्या सिखाया था, कभी भी अगर पोजीशन बदलनी है
तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का यूज़ करना और पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा। एल्कीन बना लीजिए, फिर अपने हिसाब से मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करिए HBr का, फिर जो लगाना वो लगा लीजिए। ठीक है, चलिए सर। तो वी हैव वेरी लिमिटेड स्पेस, तो पहले मैं ये 1 से लेके 5 क्वेश्चन अभी मैं इस पेज में करूँगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, पहला सवाल क्या है सर? प्रोपेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल। वही पोजीशन बदलनी है, कंसेप्ट वही लगेगा जो सिखाया था। 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल। तो पहले आपने क्या करना है सर? एल्कीन बना लीजिए। कैसे एल्कीन बनाओगे? कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि एल्कीन में ही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव संभव है। अब यहां पर तो मैं मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर कर ले, काम खत्म। तो H2SO4 के साथ हीट कर ले, काम खत्म, गेम ओवर। पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरे कन्वर्जन पे आते हैं। क्या हो रहा है? प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। देखिए सीधे सीधे एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हैं, मार्कोनिकोव एडिशन है, डाइल्यूट H2SO4, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर होगा, काम खत्म। ठीक है सर। अगला प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ कर लेते हैं। प्रोपीन से प्रोपेनॉल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेनॉल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब ये कैसे करें भाई? देखिए, अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, तो दोस्तों 1 डिग्री एल्कोहल को अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, बट टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, 443 और 413 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं, तो 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और हमें क्या मिलता है? सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्या है? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल। सीधे सीधे सर, एक कार्बन बढ़ाना है तो फॉर्मल्डिहाइड से काम हो जाएगा। तो ETMgBr, पहले फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे एंड देन एसिड वाला पानी, तो हमको 1 प्रोपेनॉल मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और 5th वाला क्या है? बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। अरे ये तो अभी अभी NCERT का ही है। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, एक्वस NaOH, क्लासिक SN2 रिएक्शन एल्केल लाइट से अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सब हमारे बच्चों देखिए काम करने के तरीके हैं। कभी भी अगर हमको अचानक से कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन याद रखिए। फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड पे डालेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, इन पे ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं और हमें क्या मिलता है? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, आते हैं अगले कन्वर्जन पे। 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक कन्वर्जन में आते हैं। तो फिनॉल से एनिजॉल बनाना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। फिनॉल से एनिजॉल। देखिए, ईथर बनाना है तो विलियमसन से अच्छा क्या होगा? पहले हम इस फिनॉल को सोडियम से ट्रीट कर ले या NaOH से ट्रीट कर दे, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और अब इसमें क्या डाल दें हम? मिथाइल आयोडाइड। तो ये अपना हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH से भी हो जाता है काम, फिनॉल NaOH से भी रिएक्ट करता है क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होता है, और सोडियम तो सबसे ही अच्छा है। ठीक है, 6 हो गया। 7 पे आते हैं। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है भाई, ब्यूटेनल एंड 3 पे हाइड्रोक्सी, ये चीज़। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ये अभी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा। बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अगर बनाना है तो अल्डोल कंडेंसेशन की आवश्यकता पड़ती है, अल्डोल कंडेंसेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन यू कैन कैरी आउट दिस थिंग। और अल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है? एल्डिहाइड कीटोन में होता है। तो पहले आप इस अल्कोहल को PCC से एल्डिहाइड बनाइए, PCC से एल्डिहाइड बनाइए,
और फिर इसमें आप अगर आप एक्वस NaOH डालोगे तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, तो प्रोडक्ट का नेचर याद रख करके इंपॉर्टेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट के नाम से याद रखिए कि सर ये बनना है तो इसमें यही रिएक्शन लगेगी। तो अल्डोल और कैनिजारो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उनमें प्रोडक्ट हम लोग बच्चों को रटा देते हैं। ठीक है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड। बेटा बताइए क्या प्रोसेस है ये? एथेनॉल से एथेनोइक एसिड प्रोसेस क्या है? सर ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन के बॉन्ड बढ़ रहे हैं, कार्बन की संख्या सेम है, तो सीधे सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है, KMNO4, KMNO4, K2Cr2O7, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एनीसॉल से 4 मिथाइल एनीसॉल, एनीसॉल नाम याद रखिए, OCH3। क्या याद रखना है सर हमको? 4 मिथाइल एनीसॉल। ठीक है, देखो एल्काइल ग्रुप लगाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन में कभी भी अगर कार्बन चेन जोड़ना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिनॉल और एनीसॉल में हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा बट वो माइनर होगा, ये प्रोडक्ट माइनर होता है। ठीक है, ये चीज, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। 9th, फिनॉल से बेंजीन बनाना है, यूज जिंक, जिंक लेकर के सर हमारा ये काम चल सकता है। हमने अगर यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक ले लिया, तो फिनॉल से हमारा बेंजीन बन जाएगा, टेक जिंक। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है। कई बार ये OH हमको बड़ा अननेसेसरी लगता है, कन्वर्जन में OH का टंटा है कि यार ये तो फालतू में है, इस ग्रुप को हटा देते तो अच्छा रहता, तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। फिनॉल में जिंक डालिए, काम खत्म, OH का गेम ओवर। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। 10 तक हो गए कन्वर्जन, अब 11 से 15 तक कोशिश करते हैं। चलिए सर, फिनॉल से एसिटोफिनोन, फिनॉल से एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये चीज़ देखो, ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये सब चीज़ें। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा ये चीज़ समझिए। देखिए अचानक से कार्बन की संख्या बढ़नी है, ठीक है, अचानक से बच्चों देखिए कार्बन की संख्या बढ़नी है, अचानक से कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो हमारे लिए कौन सा तरीका होगा? वही ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन। लेकिन यहाँ तो एल्कोहल नहीं, कीटोन बनाना, कोई बात नहीं, पहले एल्कोहल बना लो फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देना। तो पहले ग्रिग्नार्ड रीजन ले लें और ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या डाल दें? एल्डिहाइड डाल दें, ग्रिग्नार्ड रीजन को किसी एल्डिहाइड में डाल दें, काम अपना हो जाएगा। तो देखो ये फिनॉल लेते हैं, इसमें जिंक डाल करके इसको हम बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसमें क्लोरीन लगा लेते हैं, Cl2 + FeCl3 से क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसमें मैग्नीशियम डाल देते हैं, ये हो गया, अब MgCl बन गया। ठीक है, ये चीज़। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजन को हम डाल दें कहाँ पर? 2 कार्बन के एल्डिहाइड में, तो हमको CH3 CHOH बेंजीन मिल जाएगा, और इसको अब हम PCC से ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमको ये एसिटोफिनोन मिल जाएगा। क्या कोई और तरीका भी यहाँ पे संभव है? हाँ जी, और तरीका भी संभव है। हमने बेंजीन बना लिया और बेंजीन के बाद कीटोन बनाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लीजिए, CH3COCl और साथ में AlCl3। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी हमारा ये काम डायरेक्टली संभव है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाया और बेंजीन में एसाइलेशन कर दिया, वो भी चलेगा, ये तरीका भी है। ठीक है, कोई और तरीके आपके जहन में भी आ सकते हो, उससे भी काम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। 12th, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। अब तो हम वही करेंगे जो हमने आपको बताया भी, पहले फिनॉल से जिंक डाल के बेंजीन बना लेते हैं और अब बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लेते हैं, तो PHCOCl। देखो कभी भी एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से अच्छा कुछ नहीं है। एरोमेटिक कीटोन अगर बनाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से अच्छा कुछ नहीं है, तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा। ठीक है, बेंजोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात। चलिए सर, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं सर इसी में।
एथेनॉल से एसीटोन, एथेनॉल से एसीटोन, एथेनॉल से एसीटोन। देखिए एथेनॉल से एसीटोन एक कार्बन बढ़ाना है, तो पहले हम इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं पीसीसी के द्वारा, या फिर चलो एसीटोन बनाना ना, हाँ तो वही करते हैं चीज़ें। हाँ पहले हम इसको पीसीसी के द्वारा ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, CH3CHO बन जाएगा, और अब इसमें CH3 MgCl डाल करके इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें पीसीसी डाल करके इसका ऑक्सीडेशन कर लें, तो अब ये हमारा एसीटोन में बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। साइनाइड वाला तरीका भी सही है, बट उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उससे भी काम हो सकता था। एथेनॉल से मिथाइलअमीन, देखिए एथेनॉल से मिथाइलअमीन, इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान दें तो हमने एक कार्बन कम कर रहे हैं। एथेनॉल से मिथाइलअमीन, इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान दें बच्चों, देखिए एक कार्बन हम कम कर रहे हैं। कार्बन को कम करने के दो तरीके हैं, एक है कोलबे डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करो, एक कार्बन कम का एल्केन बनता है, और दूसरा होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड सबसे अच्छा रहता है। अब हॉफमैन ब्रोमाइड आगे की रिएक्शन में आता है, तो बट मैं पढ़ा देता हूँ। तो हमने पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देना है KMnO4 से एसिड में, और उसके बाद इसको अगर हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं, अगर हम इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो ये अमाइड में बन जाएगा, और उसके बाद इसमें हम ब्रोमीन प्लस KOH डाल के हीट कर दें तो HBD रिएक्शन हो जाएगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, एक कम कार्बन का अमीन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बढ़िया सर। बेंजीन से फिनॉल बनाना है, बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बहुत आसान है। पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, पहले बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना लें और फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लें। कैसे होगा मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आपको पता है, हमने एरोमेटिक हैलाइड बनाने के तरीकों में सीखा हुआ है, और फिर क्लोरोबेंजीन से NaOH कैसे करते हैं ये भी हमने वहीं पे बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, फिनॉल से 4-ब्रोमोफिनॉल, बहुत अच्छी बात है। फिनॉल में अगर हम Br2 डाल दें नॉन पोलर सॉल्वेंट में और लो टेम्परेचर रखें तो पैरा ब्रोमिनेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट अपना यही बनेगा, यही मेजर होगा, और साथ में ऑर्थो वाला भी होगा, वो माइनर होगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा बट वो माइनर होगा। ठीक है, ये माइनर होता है, मेन तो हमको ये बनाना है। ठीक है सर, 16 हो गया। एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल, कार्बन कम करने हैं, कर देंगे कम, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, पहले हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, कैसे ऑक्सीडेशन होगा आप जानो, फिर कोलबे डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, एक कार्बन का एल्केन बनेगा। कभी भी एल्केन बनेगा उसमें FRS मारेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्लोरीन को हटा के OH लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, डाइथाइल ईथर टू एथेनॉल, ईथर से एथेनॉल बनाना है, ईथर से एथेनॉल बनाना है, ईथर से एथेनॉल बनाना है। ठीक है, कैसे इसको हम बनाएं, इसमें अगर हम एक्वस H2SO4 डाल देंगे, अगर हम इसमें एक्वस एसिड डाल देंगे तो ये पहले जो ईथर है प्रोटोनेट होगा, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और उसके बाद हमको एल्कोहल एंड देन जो एक कार्बन छूटेगा उसमें पानी का OH लग जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के ईथर बनता है, ऐसे ही ईथर में डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ये तरीका है। ठीक है, एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका क्या, आप इसमें HI डाल दो, HI डालोगे तो अल्कोहल प्लस एल्किल आयोडाइड बनेगा, और इसमें एक्वस NaOH डालोगे तो ये भी हमारा एल्कोहल बना लेगा। तो वट एवर वे यू वांट यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो ये सारे हमारे कन्वर्जन के मेथड्स हैं। तो इन सब चीज़ों को सर आप रिवाइज करिए, और मेन तो सर क्या है सर, कन्वर्जन को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और जो प्रोसेस है उसको ध्यान रखिए। कार्बन अगर कम करना है, कैसे कम करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड और कोल्बे डिकार्बोक्सिलेशन, ये दो तरीके हैं। कार्बन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, ग्रिग्नार्ड रीजन के एडिशन से, ठीक है। पोजीशन बदलनी है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए एल्कीन बनाना है, ठीक है। और HI की रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईथर पे HI की रिएक्शन हमेशा आती है, लिख के दे रहा हूँ सर, 100% पूछा जाएगा, उसको सर याद रखिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक